कहते हैं बहन दूसरी माँ होती है। चाहे छोटे भाई बहन कितनी भी गलतियां करे, बहन उन्हें क्षमा ही कर देती है। ऐसी ही कुछ कहानी संगीता की थी। संगीता अपने घर की बड़ी बेटी थी और काफी जिम्मेदार भी। महज 22 साल की उम्र में ही एक बड़ी कंपनी में वो बड़े पोस्ट पर काम करती थी। उसके गुणों के सब कायल थे, पर उसके चेहरे के नहीं। संगीता दिखने में सावली थी और इसी कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बेचारा मानते थे। ऐसे ही एक दिन उसके ऑफिस के कलीग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारी, सारे गुण अच्छे हैं इसमें, बस अगर शक्ल भी थोड़ी अच्छी होती तो सभी इसके पीछे पागल हो जाते। सही तो है, भगवान सब कुछ तो एक साथ नहीं दे सकता ना, थोड़ी कमी तो बनती ही है ना। दोनों लड़कियां संगीता का मजाक उड़ाकर हंस रही थी और ताज्जुब की बात ये थी कि वो दोनों भी संगीता के अंडर ही काम किया करती थी। संगीता अक्सर ही उनकी बातें सुन लिया करती थी, पर वो जानती थी कि वो सावली है और ये बात वो नहीं बदल सकती। उसे चैन की सांस सिर्फ घर पर आकर ही मिलती थी, जहाँ उसका भाई मोहन, बहन कविता और उसकी माँ करुणा देवी रहते थे। संगीता अपने परिवार पर और खास तौर पर अपने छोटे भाई बहन पर जान छिड़कती थी। घर पर आते ही संगीता, माँ देखो आज मैं सभी के लिए जलेबियाँ लेकर आई हूँ। अच्छा, और बता आज किसने मूड खराब किया तेरा? क्या मतलब माँ? संगीता, मैं तेरी आदत जानती हूँ, तू जलेबियाँ तभी लाती है जब तेरा मन उदास होता है। क्या बताऊँ माँ, वही हमेशा का। मेरे रंग को लेकर मुझ पर बातें बनाई जा रही थी, जैसे मैं जब मन चाहे मेरा रंग बदल सकती हूँ। मैं थक सी गई हूँ माँ ये बातें सुनते सुनते। फिलहाल तो ये चाय का प्याला पी ले, अच्छा महसूस करोगी। संगीता मुस्कुराकर माँ के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने लगती है कि तभी कविता और मोहन स्कूल से घर आ जाते हैं। उनके घर आते ही संगीता उनसे, आ गए तुम दोनों? मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। रक्षाबंधन नजदीक है, क्या तुम दोनों मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? संगीता दी, आप ही हो आइए। और वैसे भी मेरे साथ आप चलेंगी तो लोग आपके बारे में कई सारी बातें बनाएंगे, और वैसे भी मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। कविता दिखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी, इस कारण अक्सर लोग उसकी और संगीता की तुलना किया करते थे और कविता अक्सर इस बात को लेकर संगीता को नीचा दिखाती थी। दीदी, मैं भी नहीं चल सकता, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क? मोहन झूठ क्यों बोल रहा है? ये बोल कि तेरे दोस्त तुझे संगीता दी के साथ देखे तो तेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे आज उड़ाया। ये कहकर कविता हंसने लगी और मोहन ने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ करना दी। ये कहकर मोहन अंदर चला गया। संगीता रोने की कगार पर ही थी, पर वो माँ और कविता के सामने अपना साहस नहीं खोना चाहती थी। तो मैं ही जाकर आती हूँ, ऐसा कहकर संगीता बाजार के लिए निकल पड़ी। उसने दुकान पर तरह तरह की राखी टंगी हुई देखी और उसे मोहन की याद आ गई। कैसे वो जब छोटा था तो संगीता के साथ बाजार में आकर कार्टून वाली राखी खरीदने के लिए जिद करता था। उसने अपने भारी मन को उन अच्छी यादों से शांत कर लिया और फिर जैसे उन यादों को ताज़ा करने के लिए वही कार्टून वाली राखी खरीद ली। इसके बाद वो ज़रूरत के कुछ सामान लेकर घर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रक्षाबंधन को अब 1 हफ्ता ही रह गया था, तभी एक घटना हुई। एक दिन स्कूल के बाद कविता और मोहन घर नहीं आए। बहुत वक्त बीत चुका था। घर पर उन दोनों की राह देखकर संगीता और करुणा देवी परेशान थे। आखिर दोनों कहाँ रह गए? कितना समय हो गया है। संगीता, तुमने उनके दोस्तों को कॉल किया क्या? माँ, मुझे तो वो दोनों कोई बात नहीं बताते। जिन दोस्तों को जानती थी उनको कॉल कर चुकी हूँ, वो उनके साथ नहीं है। हे भगवान। माँ का हाल बेहाल होता देख संगीता ने स्कूल जाकर पता करने की सोची। स्कूल जाने पर भी उसे कविता और मोहन कहीं पर भी नहीं मिले। अब संगीता को भी डर लगने लगा था कि वो कहाँ चले गए, कि तभी उसे मोहन की आवाज आती है। वो आवाज की दिशा में भागी और उसने देखा, छोड़ दो मेरे दीदी को, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या अपनी उस काली बहन को मदद के लिए बुलाएगा? वो खुद बेचारी इस कविता से जलती होगी, वो क्यों बचाएगी इसे? हाँ, वैसे भी इस कविता को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। संगीता दंग होकर देख रही थी। कविता को एक लड़के ने पकड़ रखा था और एक लड़की कविता के मुंह पर काला पेंट लगाने जा रही थी और जख्मी मोहन जमीन पर डरा हुआ बैठा था। संगीता ने बिना देर किए जाकर काले पेंट वाली लड़की को पकड़ लिया। ठहरो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ? मेरा हाथ छोड़ो,
इस कविता ने हमारा मजाक बना दिया है, लोगों से हमारे बारे में बातें बनाती है। इसे अपनी अच्छी सूरत का बहुत गुरूर हो गया है। फिर तो तुम्हें और सावधानी बरतनी चाहिए। पेंट लगाने पर कविता बेचारी हो जाएगी और तुम दोनों गुनहगार। क्या अब भी तुम मेरे भाई बहन से बदला लेना चाहते हो? आखिर तुम इन दोनों की मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे कालेपन का कितना मजाक उड़ाते हैं? संगीता मुस्कुराई और उसने लड़की से कहा, मेरा रंग सांवला है इस बात से ना, मैं अपना रंग नहीं बदल सकती और ना ही मेरे नादान भाई बहन। और बात रही मदद की, क्या तुम दोनों के माता पिता तुम्हें थोड़ा झगड़ा के कारण लावारिस छोड़ देंगे? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे ना इन दोनों की मदद करूं? आखिर मेरे भाई बहन हैं। उसकी बात सुनकर दोनों नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। संगीता उनके पास जाकर उनका सिर सहलाती है। तुम दोनों ने बदला ना लेकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हमें माफ कर देना दीदी। कविता हर रोज मेरी बहन का मजाक उड़ाती थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए हम ऐसा करने जाने वाले थे। हाँ दीदी, आपने यदि हमें ना रोका होता तो हम अपने इस काम से बहुत पछताते। संगीता ने फिर कविता और मोहन से भी उनकी माफी मंगवाई। घर जाते समय दोनों के सिर शर्म से झुके हुए थे। घर आने पर संगीता ने माँ को ये कहकर बात खत्म की कि कविता और मोहन कुछ काम से स्कूल में ही रह गए थे। माँ ने हल्की डांट के साथ दोनों को छोड़ दिया, पर कविता और मोहन ने इस घटना से बहुत बड़ी सीख ली थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और रक्षाबंधन का दिन आया। संगीता ने अपनी माँ की निकाली साड़ी पहन ली और आरती का थाल तैयार करने लगी। तभी उसने देखा कि कविता भी उसके पास खड़ी होकर थाल सजाने में उसकी मदद कर रही थी। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ दीदी, मैंने सोचा कि आपकी और माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा किया। फिर मोहन के तैयार होते ही दोनों बहनों ने मिलकर राखी की रस्म शुरू की। मोहन को टीका लगा के कार्टून वाली राखी बांधते हुए संगीता, मेरे छोटे से प्यारे भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहेगा और तुझे सद्बुद्धि मिलेगी। मोहन ने संगीता के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लिया। तभी मोहन उठा और कविता के साथ मिलकर संगीता को बिठा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मोहन और कविता ने एक एक राखी अपने हाथ में ले ली और फिर संगीता से कहा, हमारी हरदम रक्षा करने के लिए, हमारी हर गलती को माफ कर हमसे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने फिर एक एक कर संगीता के कलाई पर राखी बांधी। ये सब देख संगीता के आंखों में आंसू भर आए। संगीता ने दोनों को गले लगा लिया। तभी कविता, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। आपके अंदर की खूबसूरती को कभी मत मरने देना दीदी। फिर मोहन ने संगीता के लिए जो तोहफा लिया था वो उसके सामने रख दिया। उसमें एक सुंदर सा ड्रेस और उसी से मेल खाता एक बैग था। दीदी, मैं चाहता हूँ आज से आप अपनी खूबसूरती को फक्र के साथ दर्शाइए। संगीता ने अपने भाई बहनों को गले से लगा लिया। आज उसने बिना किसी जंग के 2 जीत हासिल की थी। अगले दिन ड्रेस पहनकर जब संगीता ऑफिस गई तो सब उसे देखते ही रह गए। कितनी अच्छी दिख रही है वो। दोस्तों, खूबसूरती की पहचान हम किसी के रंग पर नहीं कर सकते। अच्छे विचार और नेक दिल से ही अच्छी खूबसूरती झलकती है। रूप रंग से परे इंसान का स्वभाव क्या है, हमें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। वो ही असली खूबसूरती है। यही कुछ समय पहले की बात है। सुभाष अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में रहता था। सुभाष का एक दोस्त माधव सुभाष के पड़ोस में ही रहता था, जो बहुत ही स्वार्थ बुद्धि और विचलित मन का इंसान था, जो पैसे से अमीर था। और यहाँ सुभाष बड़ा ही ईमानदार और अपने रास्ते पर चलने वाला इंसान था, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गर्मी के दिनों में गन्ने जूस की गाड़ी लगाता था। शहर के पास ही उसकी खेती थी, जहाँ से वो गन्ने लाता और एकदम बढ़िया सा जूस निकाल कर बेचता था। उसके गाड़ी पर हर साल कई सारे लोग जूस पीने आते थे। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, तो सुभाष ने गर्मी शुरू होते ही अपने गन्ने जूस की गाड़ी शुरू कर दी। एक दिन माधव घूमते घूमते सुभाष के जूस सेंटर पर पहुंचता है, जहाँ पर कई सारे लोग जूस पी रहे थे। तो उन्हें देख माधव मन ही मन, अरे यहाँ पर तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। ये सुभाष तो बहुत सारा पैसा कमाता होगा। इसे तो रहने की जरा भी ढंग नहीं है। फिर भी यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ है। अगर मैं इसके सामने अपने गन्ने की जूस की गाड़ी लगवा दूँ तो मैं भी बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा मन में सोचकर माधव वहाँ से चला जाता है।
अब दूसरे ही दिन माधव सुभाष के जूस सेंटर के सामने ही अपना जूस सेंटर खोल देता है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए खरगोश, फिश टैंक ऐसी चीजें रख देता है, जिस कारण बच्चे उसके जूस सेंटर की ओर आकर्षित हो। शुरू में माधव ने भी लोगों को बहुत ही बढ़िया जूस निकाल कर पिलाया और इसी कारण सुभाष का जूस सेंटर अचानक से कम पड़ने लगा। शालिनी, ये माधव है ना जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहता है? इसी के कारण हमारा जूस सेंटर बंद पड़ने की राह पर है, ऐसा ही लग रहा है अब। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखिए हम क्या करेंगे, हम गन्ने के जूस के साथ साथ संतरा और मौसम्बी का भी जूस निकालेंगे और उसे बेचेंगे ताकि हमारा काम फिर से शुरू हो जाए। शालिनी, ये काम करते करते हमें 5 साल हो चुके हैं और अब अचानक से माधव के कारण। हर कोई अपनी सोच रखता है। अगर हम हमारा काम अच्छे से करते रहे तो भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। आप ये मायूस ना होना। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लोग माधव के जूस सेंटर पर जाकर बड़े ही चाव से गन्ने का जूस पीते और अपने बच्चों को मजे से खरगोश और फिश दिखाते। धीरे धीरे माधव की अच्छी खासी कमाई होने लगी, तो इसे देख माधव मन ही मन, अरे वाह, अब तो मेरा जूस सेंटर चलने नहीं दौड़ने लगा है। मुझे तो बढ़िया मुनाफा होने लगा है अब। और देखो तो वो सुभाष का चेहरा तो देखो जरा, बिल्कुल देखने जैसा हो गया है। अब माधव सुभाष के जूस सेंटर पर जाकर उससे, अरे सुभाष भाई, तुम्हारे पास तो बहुत सारा गन्ना पड़ा है और तुम्हें तो पता है मेरे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुम मुझे तुम्हारा गन्ना दे देते तो अच्छा हो जाता। सुनिए जी, मुझे लगता है कि गन्ना खराब होने से अच्छी बात है कि हम माधव भाई साहब की बात माने। अब सुभाष अपने सारे गन्ने माधव को कम पैसों में ही बेच देता है। तभी माधव वहां से हंसते हंसते चला जाता है। उसका लालच अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। उसे लगता था कि सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ये शान और शौकत देखने आते हैं और इसी के सारे पैसे हैं। अब वो धीरे धीरे कर अपने जूस में बर्फ डालने लगा और जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ाने लगा और इसी कारण लोग निराश होने लगे। एक दिन एक आदमी माधव से, अरे जूस वाले भाई साहब, आजकल जूस में जूस कम और पानी ही ज्यादा होता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आपके सामने ही जूस निकाल कर देते हैं। ये देखिए, इसमें तो सिर्फ जूस ही है। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे कर लोग माधव के यहाँ बैठते तो थे, लेकिन जूस की क्वालिटी खराब होने के कारण जूस पीने के लिए सुरेश के यहाँ जाते थे। तो ये देख माधव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक आदमी से, ए चलो निकलो यहाँ से। यहाँ सिर्फ मजे करने और गप्पे लड़ाने आते हो तुम, और जूस पीने वहाँ जाते हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम जैसे की। अरे भाई, अगर तुम अपनी क्वालिटी नहीं बदलते तो हम तो तुमसे ही जूस खरीद रहे थे ना। हाँ हाँ, खरगोश लाओ, उन्हें पालो, फिश टैंक में फिश को पालो, आप लोगों के लिए सेंटर सजाओ, काम पर लोगों को रखो और पैसे पैसे सिर्फ जूस के लो। कौन सा सही है ये? चलिए भाई निकलिए, राम राम आपको। माधव दिन ब दिन लोगों से बदतमीजी करने लगा था। माधव की इस बदतमीजी के कारण जो लोग भी उसके जूस सेंटर पर जाते, अब वो भी आना बंद हो चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था क्योंकि उसने अपना कई सारा पैसा इस जूस सेंटर में गंवाया था। दूसरी ओर सुभाष का जूस सेंटर पहले से कई ज्यादा चलना शुरू हो गया था क्योंकि उसने अपने जूस की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। और तो और अब उसने भी अपने जूस सेंटर को बच्चे और बूढ़े बड़ों के हिसाब से सजाया था। अब वो फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी सोच वाले का हमेशा ही बुरा होता है।